अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन तनवीर और आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एसएमसी स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है? वो एरियाज जिनकी तरफ प्राइस अट्रैक्ट होती है या वहां से रिएक्शन लेती है, उसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो से मुतालिक डिटेल डिस्कशन जो मेरी प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 के साथ हुई, इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके कोई भी कंफ्यूजन जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड या ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड है, वो आज के बाद नहीं आएगी। एक दफ़ा याद कराता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट हमारी डिस्कशन में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को और उसके अंदर जो चंद कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं स्ट्रक्चर में वो हमने डिस्कस की थी। उसके अकॉर्डिंगली आपको असाइनमेंट भी मिल गई थी। अब आपने यहाँ पे कई दफ़ा स्ट्रक्चर में ऐसा देखा होगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट के बगैर मार्केट अपना नया पुल बैक क्रिएट कर देती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि हम कोई पुल बैक जो है उसके अगेंस्ट इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करते, क्योंकि हम तो लेटेस्ट पुल बैक के नीचे जब तक प्राइस ट्रेड ना हो जाए तब तक हम वेट करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो मुझे क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है कि मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया था और इस पुल बैक के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया। जब मार्केट ने ट्रेड कर दिया इस पुल बैक के नीचे, तो हम इसको बोलेंगे ये इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट के नतीजे में हमारे पास हाई आ गया, और जब यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये लो आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये तो हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया, पर इस पुल बैक को यहाँ पे जब कंफर्म कर दिया, मतलब मार्केट अपने लेटेस्ट पुल बैक को कंप्लीट किया, इनिशिएट करने के बाद कंप्लीट कर दिया, तो इस पुल बैक के नीचे ट्रेड होने नहीं आई और मार्केट ने ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती चली जा रही है, ठीक है। तो इस सूरत में स्ट्रक्चर में आप कोई हाई एंड लो मार्क नहीं करते, लेकिन आप निशानी के तौर पे आप ये ज़रूर कह देते हैं कि मार्केट ने कोई चीज़ ब्रेक तो की है, मतलब ये करेक्टिव मूव तो थी ये, और करेक्टिव मूव को ब्रेक ज़रूर किया है। तो अगर आप इसको मार्क करना चाहें तो आप इसको मार्क कर सकते हैं एज ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो। हमारे पास मार्केट जो है वो डिफरेंट ऑर्डर फ्लोज की मूवमेंट के हिसाब से ट्रेंड करती है। जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया था कि मार्केट इम्पल्स एंड करेक्शंस के हिसाब से ट्रेंड करती है, उसी तरीके से इसी करेक्टिव मूव को और बुलिश मूव को या इम्पल्स को ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। अब ऑर्डर फ्लो बेसिकली समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऑर्डर फ्लो के सबसेट ऑर्डर ब्लॉक की तरफ अपनी डिस्कशन को लेके आएंगे तो उस हिसाब से ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ऑर्डर फ्लो को आप ये ऐसे समझ लीजिए कि जो भी आपके सामने मार्केट ट्रेंड कर रही है ये डिफरेंट ऑर्डर फ्लोज हैं। मार्केट बेरिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करती है, जो बेरिश जो जिसको हम करेक्टिव मूव कहते हैं, बेसिकली ये एक ऑर्डर फ्लो होता है। इसी ऑर्डर फ्लो को या इसी करेक्टिव मूव को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे चंद मज़ीद ऑर्डर फ्लोज भी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये तो सिंस 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर आपको चंद ही कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसी करेक्टिव मूव को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाएं तो आपको यहाँ पे काफ़ी हलचल नज़र आएगी। तो अब आप ये देखिए, और एक चीज़ जो है मार्केट की, जो वैसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही मानी जाती है, कि मार्केट हमेशा अपने ऑर्डर फ्लोज को टैप लाजमी करती है। अगर अभी नहीं किया तो फ्यूचर में टैप कर लेगी। अब कैसे कर लेगी? मिसाल के तौर पे
आप ये देखिए कि मार्केट ने ये एक बेरिश मूव क्रिएट की जो कि हमारी करेक्टिव मूव थी, इसको हमने कह दिया कि हमारा ये एक ऑर्डर फ्लो है, और मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को जब छोड़ा तो फौरी तौर पे इसको टैप कर लिया। अब मार्केट कई दफ़ा एक ऑर्डर फ्लो को टैप किए बगैर मार्केट एक्सपेंशन दे देती है, और उस एक्सपेंशन को हम ऐसे देखते हैं कि मार्केट एग्रेसिव है, किसी एक डायरेक्शन की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाह रही है, जिसकी वजह से उसने अपना जो ऑर्डर फ्लो है इसको टैप करना, यानी कि दोबारा से टैप करना मुनासिब नहीं समझा। जैसे कि एग्जांपल नेक्स्ट आपके सामने आ रही है कि मार्केट ने ये छोटी सी करेक्टिव मूव की और इसको तेज़ी से छोड़ दिया। अब ये करेक्टिव मूव बज़ाहिर तो आपको H4 टाइम फ्रेम पे सिर्फ एक कैंडल की सूरत में नज़र आ रही है, लेकिन इवन H4 टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पे देखिए तो हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है और उसके बाद इसको छोड़ा है, तो आपको ये H4 टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक वैलिड पुल बैक नज़र आ रहा है सिर्फ इन 3 कैंडल्स की मदद से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, एक करेक्टिव मूव है। अब मार्केट ने इसको छोड़ दिया, एक्सपेंशन दे दी, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट ने फौरी तौर पे इसको टैप नहीं किया। और इसके मुकाबले में पिछला ऑर्डर फ्लो अगर आप देख लें तो इसको छोड़ते साथ मार्केट ने इसको टैप किया था। जब मार्केट ने इसको टैप कर दिया तो अब जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन के स्टार्ट में बताया था कि जो ऑर्डर फ्लोज हैं वो मार्केट हमेशा उनको टैप करती हुई जाती है, और इसी टैप करने की मदद से मार्केट जो अपनी प्राइस रेंज है उसको बैलेंस करती रहती है। मार्केट का ये एक तरीक़ेकार है कि मार्केट इम्बैलेंसेस भी प्राइस में छोड़ती है, लेकिन उन इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए मार्केट वापस आती है। कई दफ़ा मार्केट फौरी तौर पे उनको बैलेंस आउट कर देती है और कई दफ़ा कुछ टाइम के बाद कर देती है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल 1 में तो अब हमें नज़र आ गया कि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को, जो ये बेरिश ऑर्डर फ्लो था, मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे छोड़ा, यानी कि इसकी बाउंड्रीज को छोड़ा। बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या है? बेरिश ऑर्डर फ्लो बेसिकली जो करेक्टिव मूव है हमारी एंटायरली, ये कंप्लीट हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। एक इस बेरिश ऑर्डर फ्लो के अंदर मल्टीपल ऑर्डर फ्लोज भी हो सकते हैं, और पुल बैक आपको मार्क ऑलरेडी करना आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आप एज्यूम करें कि ये सिर्फ एक बेरिश मूव है, तो इस बेरिश मूव के अंदर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि लोएस्ट लो वाली कैंडल के नीचे प्राइस ने ये ट्रेड किया, तो लोएस्ट लो वाली कैंडल हमारे पास बन गई एक ग्रीन डॉजी कैंडल। इस डॉजी कैंडल के ऊपर प्राइस ने ट्रेड किया तो हमारा ये क्या बन गया? ये एक बुलिश मूव बन गई ना, मतलब इस बेरिश इम्पल्स के साथ ये बुलिश करेक्टिव मूव बन गई। लोएस्ट लो वाली कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करके वापस इसके नीचे ट्रेड कर दिया, तो ये हमारे पास बुलिश करेक्टिव मूव बन गई और बेरिश इम्पल्स बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक और ऑर्डर फ्लो भी हमें सेपरेटली नजर आ रहा है। तो इस डिटेल के अंदर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट जब भी ऑर्डर फ्लो एक क्रिएट करती है, क्रिएट करने के बाद उसको टैप दोबारा लाजमी करती है, और कुछ मेंटोर्स की ज़ुबान में इसको मिटिगेशन भी कहा जाता है, यानी कि मार्केट जब भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करती है और क्रिएट करने के बाद लाजमी उसको मिटिगेट करती है। तो अब ये जिस तरीके से ऑर्डर फ्लो हमारे पास क्रिएट हुआ, जो कि एक वैलिड पुल बैक भी है, मार्केट ने जब इस ऑर्डर फ्लो को छोड़ा, इसकी बाउंड्रीज से बाहर ट्रेड करना शुरू किया, तो अब देखिए कि मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में वापस आ गई। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि इस ऑर्डर फ्लो के बाद मार्केट ने ये एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया था, तो इस ऑर्डर फ्लो को भी आप मार्क कर लें, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को भी छोड़ा, छोड़ने के बाद मार्केट ने इसको मिटिगेट करने के लिए वापस आई। अब इस ऑर्डर फ्लो, मतलब थर्ड ऑर्डर फ्लो जो आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है,
इस थर्ड ऑर्डर फ्लो से नीचे एक सेकंड ऑर्डर फ्लो अभी ऐसा अवेलेबल था जो मिटिगेटेड नहीं था, तो मार्केट ने अपने थर्ड ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करते दौरान सेकंड जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था उसको भी मिटिगेट किया, और फिर मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर दिया टुवर्ड्स द अपसाइड। अब आप देखिए कि जब मार्केट ने इस लेग में, हमने यहां से इसको स्टडी करना शुरू किया है, तो फर्स्ट जो ऑर्डर फ्लो है वो तो छोड़ते साथ ही मार्केट ने मिटिगेट कर लिया। सेकेंड ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने छोड़ दिया, एक्सपेंशन दी, और इसको मिटिगेट करने से पहले मार्केट ने थर्ड ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर दिया और उसको भी छोड़ दिया। और जब मिटिगेट करने आई मार्केट, तो थर्ड और सेकंड को इकट्ठा मिटिगेट करके मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो बुलिश कंटिन्यू कर दिया। और इस मिटिगेशन के दौरान अगर आप देखें तो मार्केट आपको एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता हुआ भी यहाँ पे नजर आ रही है कि मार्केट ये इतना बड़ा एक ऑर्डर फ्लो एक और क्रिएट भी कर गई है। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो को भी देखेंगे, मार्केट ने जब छोड़ा, बाउंड्री से निकली वापस, तो इसको भी मार्केट ने मिटिगेट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस बुलिश ट्रेंड के अंदर इंटरनल छोटे ऑर्डर फ्लोज को इग्नोर किया जाए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक ऑर्डर फ्लो के अंदर छोटे ऑर्डर फ्लोज भी होते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली मेजर ऑर्डर फ्लोज के ऊपर नजर रखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इन मेजर ऑर्डर फ्लोज को मिटिगेट किए बगैर अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करती। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें, इंटरनली जो मार्केट ने ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया था ये वाला, ये बेसिकली इंटरनल ऑर्डर फ्लो था। अब ये ऑर्डर फ्लो भी मार्केट ने छोड़ा, इसको इस कैंडल की मदद से मिटिगेट कर दिया। बेसिकली ये हमारी एक बेरिश मूव है ना, ये वाली भी। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव ये कहलाता है एक ऑर्डर फ्लो। ट्रेंड बुलिश है, उसके बीच में एक बेरिश मूव आ गई, जिसको हम इंपल्सन करेक्शन की जुबान में करेक्शन कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। तो हमारे पास इस बुलिश मूव से पहले हमारे पास बेरिश मूव कौन सी थी? हमारे पास ये बेरिश मूव थी। ठीक है, तो इस बेरिश मूव को मार्केट ने, या इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने एक दफा मिटिगेट किया यहाँ पे इस कैंडल की मदद से, और उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यू किया, ये एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये मिटिगेट हो गया। और उसी दौरान, मतलब ये जब सेकंड वाले को मिटिगेट किया तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो गया, और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये इंटरनल हमारे पास एक और भी है, ये वाला, ये लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि मार्केट ने टैप किया कि नहीं किया। मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है हमें। अच्छा, अब कई दफा ऐसा होता है कि कुछ ब्रोकर्स के ऊपर आपको नजर आएगा कि ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया है, और कुछ अब पेपर स्टोन पे में नजर नहीं आ रहा। अब इसी की एग्जांपल अगर किसी और ब्रोकर पे, ओएंडा के ऊपर या किसी और ब्रोकर पे आप चेक करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ पे मिटिगेशन नजर आ जाए। इसलिए इंटरनल से ज़्यादा नॉर्मली मैं प्रेफरेंस देता हूँ एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लोज को, जो कि टैप होते ही होते हैं। अगर इंटरनल ये टैप ना भी हो तो ये इंटरनल बेसिकली पार्ट है इस बड़े ऑर्डर फ्लो का, जो कि लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव, और मार्केट ने इसकी बाउंड्री से ट्रेड करने के बाद इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर दिया। उसके बाद आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये एक ऑर्डर फ्लो है, ये लास्ट बेरिश मूव है, तो मार्केट ने इसकी बाउंड्री से ट्रेड करने के बाद भी इसको यहाँ पे मिटिगेट कर दिया। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये भी हमारे पास मिटिगेट हो गया, और उसके बाद देखें ये हमारे पास बेरिश मूव है,
ये वाला ऑर्डर फ्लो हमें मिटिगेट हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि नहीं ये भी हो गया ना, मार्केट ने इससे बाहर ट्रेड किया और फौरी तौर पे मिटिगेट हो गया ना, ये नेक्स्ट कैंडल इससे बाहर क्लोज हुई, अगली कैंडल ने इसको मिटिगेट कर दिया, तो ये भी मिटिगेटेड है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आपको वैलिड पुल बैक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, तो आपको ये नज़र आ रहा है ऑर्डर फ्लो, ये करेक्टिव मूव नज़र आ रही है पूरी। इसको देखिए, मार्केट ने जब इसकी बाउंड्री से बाहर ट्रेड किया, इसको मिटिगेट कर दिया। उसके बाद अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ये पुल बैक क्रिएट हुआ जो एक ही कैंडल पे बना था, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जो कि इकट्ठा ही मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो के साथ ही इसको मिटिगेट कर दिया। और अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर फ्लो है, ये लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव, लेकिन ये यहाँ पे ये हमें मिटिगेटेड नज़र नहीं आ रहा। ये आपने मुझे देख के बताना है कि कौन से ब्रोकर के ऊपर आपको ये मिटिगेटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पे चेक करना है। ये लास्ट बेरिश मूव है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये वैलिड पुल बैक है, ये भी मिटिगेट हो गया। उसके बाद ये एंटायर हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर फ्लो है जो अभी ये भी मिटिगेटेड हमें नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन मार्केट इसकी तरफ ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लोज को समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमें जो करेक्टिव मूव है ना उसका काफ़ी क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमें हुआ था। अब इसको इंड्यूसमेंट की जुबान में देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया, हमारे पास एक डेफिनेट हाई और डेफिनेट लो क्रिएट हो गया, लेकिन आप ये देखें कि कौन सा ऐसा पोटेंशियल एरिया था जहां से मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो ऑर्डर फ्लो की शक्ल में हमें नजर आ रही है, और आपको ये पता चल गया कि बुलिश ट्रेंड के अंदर लास्ट बेरिश मूव बिफोर द बुलिश मूव को ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। इसी तरह अगर आप प्रीवियस डेटा पे इसको अगर मार्क करते चले जाएं तो आप बेशुमार ऑर्डर फ्लोज जो हैं वो इसी तरीके से निकालते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर अब आप ये देखें, ये एंटायर हमारे पास कितना बड़ा ऑर्डर फ्लो है, क्योंकि लास्ट बेरिश मूव है इस बुलिश मूव से पहले, तो ये मार्केट ने से ऊपर ट्रेड किया और ये यहीं पे मिटिगेट हो गया, और ये सब इसके इंटरनल ऑर्डर फ्लोज हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि इंटरनली भी आप देखें तो आपस में ये प्राइस मिटिगेट करते हुए जा रही है, और इन्हीं ऑर्डर फ्लोज में से बेसिकली रिफाइन करने के बाद हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर उसको समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो अपनी डिस्कशन है वो ऑर्डर फ्लो तक महदूद रखते हैं। आपका जो छोटी सी असाइनमेंट है स्ट्रक्चर के अलावा, वो है कि आपने यहाँ पे भी हमने दो ऑर्डर फ्लोज ऐसे देखे हैं जिनको मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया। एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास और भी है, ये वाला एक इंटरनल था हमारे पास, ये वाला, ये दो ऑर्डर फ्लोज ऐसे हैं जो कि आपने अपने तौर पे प्रैक्टिस करना है, इसको ढूंढना है कि क्या किसी और ब्रोकर के ऊपर मार्केट ने इन ऑर्डर फ्लोज को भी मिटिगेट किया था। तो आज का जो हमारा सेशन है ना वो इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जाना है ज़रा
ایک کام کے سلسلے میں، اور نیکسٹ سیشن کو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا لینتھی کر لیں گے، اس میں ہم کور کر لیں گے آج کے سیشن کے ٹاپکس کو بھی. لیکن جن بھی ساتھیوں کی ابھی اسٹرکچر مارکنگ کے حوالے سے اسائنمنٹ رہتی ہے یا کوئی کانسیپٹ میں بھی کوئی کوشچنز ہیں، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیں، ہم اس کو ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں، پریویس ڈسکشن کے حوالے سے بھی اور اس ڈسکشن کے حوالے سے بھی. اسائنمنٹ 4 پہ سر میرا ایک کوشچن ہے. جی اسائنمنٹ 4 پہ میرا ایک کوشچن ہے، اسکرین شیئر کروں؟ جی جی کریں. شو ہو رہی ہے؟ لوڈ ہو رہی ہے، ہاں جی. آپ کی اسکرین آ گئی ہے میرے سامنے. ہاں جی آپ کی اسکرین آ گئی ہے میرے سامنے. سر یہ ہمارے پاس ریسنٹ انڈیوسمنٹ ہوئی یہاں پر. نہیں مجھے آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسکارڈ نظر آ رہا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر ڈسکارڈ نظر آ رہا ہے. ویٹ، چینج اسٹریم کریں. جی آپ آ گئی. سر یہ ہمارے پاس ریسنٹ انڈیوسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. انڈیوسمنٹ جب ہمارے پاس مطلب انڈیوسمنٹ ہوگی تو ہمارے پاس ہائی کنفرم ہو گیا، جو کہ بریک اپ اسٹرکچر ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن مارکیٹ نے نا یہاں پہ ہمارے جو پریویس چینج آف کریکٹر ہے نا اس کو بریک کر دیا ویک کے ساتھ. تو ہمارا چینج آف کریکٹر اس ویک کے نیچے آ گیا، اور بعد میں مارکیٹ نے اس کو بھی مطلب کنفرم کر کے تمہارا جو ادھر لو تھا وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب چینج آف کریکٹر ہو جائے تو ہم پیچھے ایک پل بیک دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پیچھے جو سب سے پہلے ایک پل بیک جو ریسنٹ پل بیک آیا تھا نا اس نے انڈیوسمنٹ نہیں کیا، تو اس پل بیک کو ہم مارک کریں گے. ہم دیکھیں گے اس پل بیک کو جس نے انڈیوسمنٹ کیا ہو. نہیں ہم نے پل بیک دیکھنا ہے لاسٹ. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا کیا ہے. یہ تو ایسا تو نہیں میں نے بولا. میں نے صرف یہ بولا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مارکیٹ نے پل بیک کریٹ کر کے چینج آف کیریکٹر کیا ہے، یا چینج آف کیریکٹر کرنے کے بعد کوئی پل بیک وہ کریٹ کرنے لگی ہے، تو وہ کہلائے گا ویلڈ چینج آف کیریکٹر. تو یہ چینج آف کیریکٹر جو پرائس نے کیا ہے، اس سے پہلے دیکھیں کہ مارکیٹ نے ایک پل بیک بنایا ہے. جی یہ پل بیک ہے نا. جی یہ پل بیک بنایا یہ ہو. پل بیک ہے، بس جی بنا کے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چینج آف کیریکٹر ویلڈ ہو گیا. اس پل بیک کو بیسیکلی آپ انڈیوسمنٹ مارک کر دیں گے جب تک کہ مارکیٹ ایک اور پل بیک نہ بنا دے. ٹھیک بے ہے. شک اس نے انڈیوسمنٹ لی ہو یا نہ لی ہو، اس کو صرف مارک کر دینا ہم نے کہ انڈیوسمنٹ کا یہ انڈیوسمنٹ والی جو چیز ہے یہ آپ خود سے بیچ میں ایڈ کریں، میں نے نہیں بتایا آپ کو ایسا کچھ بھی. ایک چیز میں نے بتائی ہی نہیں ہے تو پھر آپ اور کوشچن کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ چینج آف کیریکٹر یا بریک آف اسٹرکچر ہونے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بریک آف اسٹرکچر یا چینج آف کیریکٹر ہونے سے پہلے مارکیٹ نے پل بیک بنا کر بریک آف اسٹرکچر یا چینج آف کیریکٹر کیا ہے. تو اگر تو پہلے بنا کر کیا ہے تو اس کو آپ نے پل بیک مار کر لینا ہے، ایز انڈیوسمنٹ لیول مار کر لینا ہے کہ یہ پوٹینشیل انڈیوسمنٹ ہے. اگر مارکیٹ اس لیول سے اوپر ٹریڈ کر جائے گی تو انڈیوسمنٹ کہلائے گی.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چینج آف کریکٹر کے بعد ہم نے جس کانسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ہوتا ہے چینج آف کریکٹر ود انڈیوسمنٹ کا انٹری ماڈل. اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. احسن بھائی یہ معذرت کے ساتھ یہ چوز سے پہلے بوس اور آئی ڈی ایم انہوں نے کیسے مارک کر لیے؟ کہاں پر؟ یہ اسی لیگ میں پہلے یہ تو بعد میں ہوگا نا بریک اسٹرکچر بیرش. ابھی چینج آف کیریکٹر نیچے ہو گیا نا. چینج آف کیریکٹر نیچے ہونے کے سر انہوں نے اوپر کیا ہوا تھا عبدالرحیم بھائی نے وہ میں خیال میں ڈیلیٹ کر دیا. انہوں نے پہلے اوپر بوس لکھا ہوا تھا. جی وہی کوشچن میں کر رہا تھا حسن بھائی سے, وہ ہو گیا تو ایسے ہی ہوگا. ابھی فی الحال آپ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں نا جو ہم نے ڈسکس نہیں کیے ہوئے اس کو آپ ابھی ڈسکس نہ کریں. تو جب ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے انٹری ماڈلز کے اوپر تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. ابھی فی الحال ہم جس طریقے سے چینج آف کریکٹر اور بریک آف اسٹرکچر کو ابھی آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں ابھی ہم ویسے ہی رہیں گے, وہیں تک رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اور کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. فیصل بھائی, عمران بھائی, متی بھائی, راہیل بھائی. سر ابھی تک کلیئر ہے. وہ لاسٹ اسائنمنٹ اگر چیک ہوگی تو پتہ چلے گا کہ پرابلم ہے تو پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ آج کا السلام علیکم سر. جی جی سر کلیئر ہیں چیزیں ابھی تک, اور ویڈیوز واچ کریں گے اور میں اپریشیٹ کروں گا ایکسپیرینس دوستوں کو جو ہمیں ٹالریٹ کر رہے ہیں. اور اصل میں نے اس دن کافی ٹائم دیا چارٹس پہ, تو یقین کریں کہ آپ کا وے آف ٹیچنگ اور ویڈیوز میں اتنا اچھا ریپیٹ کر کے دیکھنے سے اتنی اچھی چیزیں کلیئر ہوئیں کہ چارٹ مطلب ایک طرح سے بول رہا تھا نا کہ یہاں پل بیک ہوا اور یہاں بریک آف اسٹرکچر ہوا, چینج آف کریکٹر, پھر چینج آف کریکٹر کی شفٹنگ, پھر ویلڈ بریک آف اسٹرکچر. مطلب اب یہاں تک تو چیزیں کلیئر ہیں, لیکن چینج آف کریکٹر کی شفٹنگ اور بیئرش موو اس کو تھوڑا اور میں گرپ کروں گا. اور دین یہ آرڈر جو ہے اپنا جو آج کا ٹاپک ہے انشاءاللہ. آرڈر فلو. جی آرڈر فلو. ٹھیک ہے. تو مزہ آ رہا تھا چارٹ دیکھنے میں. چلیں بالکل ٹھیک ہے. آج کا ٹاپک اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بولش ٹرینڈ میں جو لاسٹ بیرش موو ہے جس کو ہم کریکٹیو موو کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر فلو. لاسٹ بیرش موو بیفور دا بولش موو از نون ایز این آرڈر فلو. اور بیرش ٹرینڈ میں کیا ہوگا کہ لاسٹ بولش موو بیفور دا بیرش موو از گوئنگ ٹو بی دا بیرش آرڈر فلو. ٹھیک ہے. تو کافی سمپل ٹاپک ہے, اس کو آپ اپنے طور پہ مارک کیجیے گا. اور جو دو ایریاز میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے تھے ان کو ڈفرینٹ بروکرز پہ بھی چیک کیجیے گا کہ کیا وہ کسی اور بروکر کے اوپر میٹیگیٹڈ ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور اگر آج کوئی کوشچن اور نہیں ہے تو پھر سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم احسن بھائی. جی زین بھائی. احسن بھائی ایک کوشچن ہے آرڈر فلو کے حوالے سے. جی جی. ہم نے ابھی پڑھا کہ آرڈر فلو نیکسٹ کینڈل سے بھی میٹیگیٹ ہو جاتا ہے. اگر آرڈر فلو کی باؤنڈری سے کوئی کینڈل باہر جاتی ہے اور نیکسٹ کینڈل اس کے اندر ویک لگا دیتی ہے تو میٹیگیٹ سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن جب آپ نے لاسٹ والا آرڈر فلو مارک کیا تو وہاں پہ ہم نے نیکسٹ کینڈل کو اگنور کیا. تو یہاں پہ کیا ویک والا حساب ہے کہ اگر نیکسٹ آرڈر فلو کی باؤنڈری سے باہر صرف ویک جائے دین وہ میٹیگیٹ سمجھا جائے گا, ایسا کر کے کچھ؟ کہاں پہ مجھے بتائیں, دکھائیے کدھر. لاسٹ والا, ہاں لاسٹ والا زوم کریں ذرا. یہ والا. ہاں جی بالکل.
यहाँ से देखें सिर्फ विक पहली कैंडल के सिर्फ विक बाई गई है ऑर्डर फ्लो से ना, नेक्स्ट कैंडल ने उसके अंदर विक और बॉडी लगाई है, तो इसे हम यहाँ पे मिटिगेट समझेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इसने कहा है कि अभी ट्रेड बुरा ऑर्डर फ्लो के लिए ना बाय क्लोजिंग जरूरी होती है ना। सही, यानी कैंडल अगर विक से बाहर जाता है तो नेक्स्ट कैंडल को हम नहीं माने। नहीं, हमें क्लोजिंग सही चाहिए। है, ठीक हो। जो विक के ऊपर जो चीज होती है ना, वो सिर्फ पुल बैक या इंड्यूसमेंट जो है ना, वो विक के साथ वैलिड कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर क्लोजिंग ही देखी जाती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी क्लोजिंग देखी जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी क्लोजिंग देखी जाती है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि विक से, और विक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बेसिकली आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जहाँ पे विक के साथ हमने काफ़ी खेल खेलने हैं अभी, कि विक को कैसे स्टडी किया जाता है, क्या क्या इसके तरीक़ेकार हैं। तो लेकिन ऑर्डर फ्लो के कॉन्सेप्ट के ऊपर, मिटिगेशन ऑफ ऑर्डर फ्लो के लिए हमें पहले मार्केट को ट्रेड करवाना है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्डर फ्लो, क्लोजिंग करवानी है, और उसके बाद फिर हमने इसको इसकी मिटिगेशन को देखना है। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सर मैं एक इशू आ रहा था जी जी सर, जो मार्किंग में करता हूँ मैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, सर ऑब्जेक्टिव में वो सेव करने के बावजूद भी ना वो सेव नहीं रहती। आपके पास पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का या फ्री वर्जन? फ्री वर्जन है। अच्छा, आपने जी, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए ना उसमें। फ्री वर्जन के ऊपर ना मेरे ख्याल से एक लेआउट जो है ना वो अलाउ होती है। मैं देख लेता हूँ, पहले मैं एक दफ़ा देख लूँ कि कहाँ से पता चलेगा मुझे। मैं एक दफ़ा देख लूँ फ्री वाले की डिटेल्स हैं मेरे पास यहाँ पे कि नहीं। अच्छा, ये चीज़ डिस्काउंट अभी इस वक्त ट्रेडिंग व्यू ऑफर कर रहा है, बड़ा जबरदस्त कर रहा है 70% तक कर रहा है प्रीमियम के ऊपर, और इनके ऊपर 30 और 40% है। तो अगर इस वक्त को लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा, जो फ्री वाला है उसकी मुझे कहाँ से पता चलेगी डिटेल, मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ। भाई ये ईयरली चार्ज करेंगे या मंथली? जो ईयरली है, अगर आपने ईयरली सेलेक्ट किया हुआ तो वो ईयरली के हिसाब से चार्ज करेगा। ईयरली पे डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, लेकिन पैसे एक ही दफ़ा कट जाते हैं। मंथली वाला ऑप्शन है वैसे इसमें? मंथली वाला भी होता है, मंथली वाला भी होता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता ना, डिस्काउंट उस पर कम होता है। और उसको अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर डिस्काउंट ले भी लेते हैं तो इस महीने तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगले महीने तो डिस्काउंट होगा ही नहीं, तो अगले महीने आपको पूरे पैसों का मिलेगा वो। तो इसलिए डिस्काउंट के टाइम के ऊपर वो फिर पूरा पूरा ही जो है ना वो कर लिया जाता है। इनको वही तो यूज करने से फ्री वाले के ऊपर। अच्छा, आपने एक चीज देख लेनी है, क्वेश्चन किसका था मुझे भूल गया है, अब्दुल रहीम भाई का था, किसका था? फरहान भाई का? फरहान भाई का। अच्छा फरहान भाई, आपने ना एक चीज देख लेनी है कि लेआउट जो है ना, अगर एक लेआउट सेव करने की इजाजत है तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपके पास एक लेआउट बनी हुई होगी, प्रॉबेबली नो नेम के साथ ही बनी हुई होगी। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और अगर उसके बाद आप किसी दूसरी लेआउट के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो सेव नहीं होगी, लेकिन एक लेआउट का डेटा तो सेव होना चाहिए। जी बिल्कुल, वही तो वो आप ये देख लें कि वो लेआउट कौन सी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप स्क्रीन शेयर करें तो फिर मुझे ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा। मैं करता हूँ।
سر کیسے ہوتی ہے شیئر؟ یہاں سے ہوتی ہے، یہ دیکھیں ڈسکارڈ کی میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ آپشن ہے، یہاں پہ آپ کو سٹارٹ اسٹریمنگ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. جی جی آپ شیئر یور اسکرین. ہاں تو وہاں پہ آپ پھر اسکرین جو بھی آپ نے شیئر کرانی ہے جو دکھانا چاہ رہے ہیں جی آپ جی. اس کو سلیکٹ کریں گے تو وہ والا ایریا شیئر ہو جائے گا ہمارے ساتھ. اس میں دیکھیں ان نیمڈ ہمارے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اب اچھا اس پہ اب نہیں اس کو بند کریں. اچھا یہاں پہ ذرا دیکھیے ہمارے پاس یہ ان نیمڈ آ رہا ہے نا، ایک لے آؤٹ آ رہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. جی جی اب اس کی جو مارکنگز آپ نے اپنے پاس کی ہوئی ہیں اس کو اگر آپ سیو کر دیں یہاں پہ جی جی ان نیمڈ کے نیچے سیو لکھا ہوا نا جی جی بلو، اس کو کلک کریں تو یہ سیو ہو جائے گا. سر یہ کنٹرول ایس کرنے سے بھی ہو جائے گا. جی جی وہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا تو اب یہ سیو ہو گیا ہے. اب یہاں پہ جی جی اب آپ یہاں پہ کھولیں سلور کا چارٹ کھول لیں. نہیں اس کو چھوڑ دیں. آپ اسکرین کے اوپر ٹائپ کریں XAGUSD USD. اوکے یہ کھل گیا. دوبارہ کھولیں گولڈ دوبارہ کھولیں XAUUSD دوبارہ کھولیں. پہلے آپ نے اسی بروکر کا کھولا ہوا تھا چارٹ؟ نو سر پہلے ہونڈا کا تو یہ آ گیا نا، دیکھیں سیو ہوا نا. ٹھیک ہے صحیح. بٹ جب میں کرتا ہوں پیپر اسٹون کے اوپر سر ڈیلی کی مارکنگ تب شو نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہاں پہ کریں ذرا مارکنگ. آبجیکٹ ٹری دکھائیں، اس وقت آبجیکٹ ٹری دکھائیں. یہ آپ کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، یہ پڑی ہوئی ہیں بٹ شو نہیں ہو رہی نا. شو نہیں ہو رہی. یس یہ سر. آپ نے اب لائنیں کیا پتا کون سے ٹائم فریم کے اوپر آپ نے مارک کی ہوئی ہیں جو اتنی چھوٹی سر ڈیلی کے یہ دیکھیں نظر تو آ رہی ہیں، یہ H4 کی تو نظر آ رہی ہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مارکنگ کی کوئی لمٹ ہو. پھر یہ دیکھیں نظر تو آ رہی ہیں. اصل میں ایک چیز اور ہو سکتی ہے، انہوں نے جس ٹائم فریم میں مارکنگ کیا وہاں پہ پرائیویسی لگائی ہو کہ یہ اونلی دس ٹائم فریم میں شو ہو. تو مائٹ پاسبل کہ انہوں نے ڈیلی میں کیا. یہ کہاں سے لگتی ہے پرائیویسی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. سیٹنگز میں جا کے ہوتا ہے نا اونلی دس ٹائم فریم، تو وہاں سے ہو جاتا ہے. پھر صرف سر ویزیبلٹی ہوتا ہے، وہ ویزیبلٹی ہوتا ہے بھائی. ہاں بالکل. سیٹنگ میں جا کے نا ویزیبلٹی کریں تو جس ٹائم فریم میں آپ نے شو کروانا اس میں سلیکٹ کر لیں تو وہ اسی ٹائم فریم میں شو ہوگا. نہیں جو آپ نے ڈرائنگ کیا وہاں اس کی سیٹنگ، لیٹ سے اگر آپ نے بریک آف اسٹرکچر لکھا ہاں یہاں پہ اس میں وہ دیکھو لاسٹ پہ ویزیبلٹی، ہاں یہاں سے انہوں نے مائٹ پاسبل جو پہلی والی ڈرائنگس کی ہیں یہاں سے انہوں نے وہ سلیکٹ کیا ہوگا ٹائم فریم. کہاں سلیکٹ کیا ہوا انہوں نے تو نہیں کیا ہوا. ہاں ابھی یہاں پہ تو سارے ہیں، لیکن جو انہوں نے دوسری ڈائیگرام کی ہوئی ہیں جو آبجیکٹ ٹری میں شو ہو رہی ہیں. اچھا بہرحال جو فرحان بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک لے آؤٹ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کام کریں گے تو سیو ہوتا ہے. کوئی جو بھی کیا ہوا نا آپ نے خود سے کچھ سیٹنگ خراب کی ہوئی ہے. دیکھیں آبجیکٹ ٹری کے اندر آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. H4 کے اندر آپ کا جو پیپر اسٹون کا چارٹ ہے اس کے اوپر بھی مارکنگ سیوڈ ہے نا ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے تو سیو ہوتی ہے. اب باقی وہ آپ خود فگر آؤٹ کر لیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے تھینک یو سر. اور سر ایک ریکویسٹ تھی آپ سے. جی جی مائنڈ نہ کیجیے گا سر، یہ بھائی نہ بولی تھی بھائی نہ بولا کریے گا مجھے. کیا نہ بولا کروں؟ جیسے آپ بولتے ہیں نا فرحان بھائی، تو باجی بولا کروں مجھے نا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا سر. آپ پڑھے ہیں آپ بھائی بولتے ہیں نا جب تو کیا چھوٹا بھائی کو بھائی نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بٹ جب آپ نے نا یوٹیوب پہ کمنٹ کیا تھا نا ارے اللہ کے بندو
फरहान बोल रहे थे, फरहान। हाँ ये ठीक है, ये ठीक बुलाया करें सर जी, फरहान बेटा बुलाया, मुझे बुलाया करे, भाई बेटा सब कुछ बुलाया करे, चाचा बुलाया करें। चलें भाई, मुझे जो दिल करेगा मैं बुलाऊंगा, भाई बुलाऊं या फौजी बुलाऊं, मेरी मर्जी। ओके इमरान साहब को भाई बुलाया करें सर। अरे सब कुछ बुलाया करे, जो भी दिल में आए सर जी, पॉइंट्स नोट किया करें। ये माइंड करने वाली कोई बात नहीं थी इसमें फरहान भाई, चलें सही है। मैं देखता हूँ। वैसे सर ये आपका तकिया कलाम है सर, मैंने नोट किया है, आप हर एक को भाई बुलाते हैं, अरे भाई और ये भाई, ये होता रहता है। चले सही है फरहान भाई। तो मुसलमान भाई भाई होते हैं ना, तो इसलिए भाई बुलाता हूँ। वो बात आपका ठीक है। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो को कमेंट किया था ना, तो आपने मुझे कैसे फरहान किया था ना, तो वो मुझे अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने कहा कि आपको बता। फरहान भाई बेफिक्र रहे, हम सब आपको फरहान भाई बुलाया करेंगे। फरहान भाई अभी तो प्रिंट हो गया है आप पर जी। अच्छा चले ठीक है भाइयों, फिर आपस में आप गप लगा बैठे रहे, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले। ओके मान भाई, ओके पैसे, ओके पैसे। उम्मीद है कि जो डिटेल्स आपसे शेयर की गई इनसे आपको भरपूर फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।